वेलकम बैक ऑन सिविल स्टडी। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं सॉलिड स्फीयर के बारे में। ठीक है, तो जो सॉलिड स्फीयर है वो यहाँ पे दो तरीके से ले सकते हैं, या तो कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। तो आज का हमारा जो हेडिंग है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पे हम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी बोल सकते हैं और सॉलिड स्फीयर भी बोल सकते हैं, इसको समझना थोड़ा सा। ठीक है, और हिंदी में बोलेंगे एक समान रूप से आवेशित ठोस अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे हम बार बार बोल रहे हैं सॉलिड स्फीयर, या फिर हम बोल सकते हैं ओनली स्फीयर अकेला। ठीक है, तो यहां पे जो स्फीयर है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर। तो आज हमें पढ़ना है नॉन कंडक्टिंग के बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा कंडक्टिंग के बारे में भी समझ लेंगे। यदि हमारे पास कोई ये ठोस धातु की कोई बॉल है, ये कोई ठोस धातु की बॉल है, और हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी जानते हैं, यदि उसको हम चार्ज दें, कितना भी चार्ज दें, वो सारा का सारा चार्ज उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी कि एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पर हम कितना भी चार्ज दे दें, अच्छा ये कंडीशन कौन सी ले रहे हैं, ये कंडीशन ले रहे हैं कंडक्टर के लिए। ठीक है, यानी कि चालक गोले के लिए। गोला यानी कि ठोस गोला है। अच्छा, अब यहां पे हम कितना भी आवेश देंगे तो ये सारा का सारा आवेश इसके सतह पर फैल जाएगा एक समान रूप से। अच्छा आप समझो, यहां पर जो अंदर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वैल्यू वो जीरो आती है। ठीक है, और जीरो क्यों कैसे आती है, इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सहायता से समझना। ठीक है, आप जैसे जैसे हमारी ये थ्योरी बढ़ती जाएगी तो आप और अच्छे समझते जाएंगे, क्योंकि हम आपको समझाते जाएंगे अलग अलग मेथड से। लेकिन अभी आप सिर्फ समझें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो सारा का सारा यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पे जो सरफेस का इतना सा एरिया में उपस्थित चार्ज की जो क्वांटिटी है वो उतने ही एरिया में उपस्थित चार्ज की क्वांटिटी के बराबर ही होगा। यानी कि यहाँ पे चार्ज की मात्रा, आवेश की मात्रा और यहाँ पे आवेश की मात्रा समान है। जब आवेश की मात्रा समान है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी हमारी बराबर होगी। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इससे बाहर निकलेगी। अच्छा, तो यहाँ भी अंदर मान लेते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ये एक्चुअली पूरा गोला एकदम पूरा गोल नहीं बना है, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात छोटी सी है, इसको समझो। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली और इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ निकली और ये यहाँ भी निकली। तो सेंटर में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी जा रही है, इतनी मात्रा। यदि आप यहाँ आवेश की ले लो तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तब देखो क्या होगा, जैसे हमारे पास ये मार्कर है, इसमें यदि दोनों तरफ से यदि बराबर बल लगाए जाएं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो क्या होगा, मार्कर अपनी जगह में स्थित रहेगा, यानी कि ये जो दो फोर्स लग रहे हैं ये एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे। वैसा ही यहाँ हो रहा है, ये एक दूसरे को निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड ई की वैल्यू बराबर है, क्योंकि चार्ज जो है वो पूरे में एक समान रूप से फैला हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्या हो जाता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होती है। हम इसको और भी तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अभी आप सिर्फ इतने ही तरीके समझो, अगले तरीके से अगली बार बताएंगे। ठीक है, अब समझना यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक हमारा आज का है नॉन कंडक्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक हम नॉन कंडक्टर बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होगा। जहाँ पे जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होगा। लेकिन थोड़ा सा हम नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। होता क्या है, जब भी हम नॉन कंडक्टर में यानी कि कोई अचालक में हम आवेश दें, तो आप जहाँ पर आवेश दे रहे हैं, जैसे ये मार्कर भी हमारा अचालक है, आप जहां पर भी आवेश दे रहे हैं, कितना भी आवेश आप देते जाएं, चार्ज यहां पे देते जाएं, यही चार्ज यहीं पर रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि फैलेगा नहीं, क्योंकि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है इसमें चालक में। तो इस तरह से ये चार्ज जो है पूरे में फैल नहीं पाता। तो हमें क्या करना होता है, जो चार्ज दे रहे हैं वो हमें सभी पॉइंट पर, सभी जगह एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, सभी जगह चार्ज को एक समान रूप से यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये चार्ज को हमने सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमें इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं वो 3 बिंदुओं पर, यानी 3 बिंदुओं पर हम जब निकालेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। अच्छा, तो हमारे पास पहला कौन सी कंडीशन है, कौन सा पॉइंट ले, कहां पर ले, हमने ले लिया बाहर, जो बिंदु P है वो गोले के बाहर स्थित हो। जब गोले के बाहर स्थित होगा तो ये हमने भैया गोले के बाहर स्थित कर दिया और हम यहाँ पे पहली कंडीशन ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कि यहाँ पे जो रेडियस है हम बताते हैं, जो रेडियस लेना है कितनी लेना है, कैपिटल R लेंगे। अब जब भी हम रेडियस लेंगे वो कैपिटल R ही होती है, ठीक है। आज इसके सेंटर से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी है, वो है यहाँ पे स्मॉल r, कितनी है, स्मॉल r। अच्छा, अब हमें क्या करना है भैया, ये गॉस के जो एप्लीकेशन चल रहे हैं हमें गॉस की सहायता से निकालना है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए पहले हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई, हम गॉसियन सरफेस बना लेंगे। और गॉसियन सरफेस जब हम बनाएंगे तो हमें ऐसा बनाना है कि बिंदु P उसी पे सरफेस पर आ जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पहले से जानते हो। तो हमने क्या किया, इस पूरे चार्ज को, इस गोले पे जो चार्ज है वो Q है, कितना है, Q चार्ज पूरे में फैला है। तो अब हमने क्या किया, इसको एक गॉसियन पृष्ठ की सहायता से, इस गॉसियन पृष्ठ की सहायता से हमने पूरे को ऐसे बंद कर दिया। जब हमने इसको बंद कर दिया, ये बिंदु P कहाँ, इसके सरफेस पे होगा, क्योंकि हमें इस बिंदु P पर ही तो निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे ये बंद हो गया, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दिया। अब गॉसियन सरफेस बना दिया तो अब गॉस लॉ से हम फ्लक्स निकाल लेंगे कि इस पूरे गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा फाई बराबर इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है, नेट चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, एप्सिलॉन नॉट ले लिया। ये आ गया हमारे गॉस लॉ से, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। अब देखना है हमें फ्लक्स की थ्योरी से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा होता है, पहले गॉसियन सरफेस बनाया, दूसरी बार में हमने इंक्लोज बाय करके देख लिया चार्ज कितना है, तो हमने गॉस की थ्योरी से ये फ्लक्स निकाल लिया। और अब स्टेप कौन सा है हमारा नेक्स्ट, अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी लगाना। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की थ्योरी लगाते हैं तो हम जानते हैं फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें छोटा सा एरिया लेना हो। जब हम छोटे से एरिया के लिए लेंगे तो यहां पे भी जो फ्लक्स आएगा वो छोटा सा ही आएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहां पे जो एरिया लेते हैं वो किसका लेते हैं, एरिया जो लेते हैं भैया वो लेते हैं हम जो गॉसियन पृष्ठ लिया है उसका एरिया लेते हैं। तो अब हमें गॉसियन पृष्ठ का एरिया छोटा सा लेना है, कहां पर, ये छोटा सा एरिया लेंगे बिंदु P के पास, क्योंकि हमें बिंदु P पर निकालना है तो बिंदु P के पास हम ले लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा एरिया जो ले लेंगे उसका इंटीग्रेशन माना कि कहां से कहां तक जाएगा। अच्छा, इसको हम बताओ, एरिया हम छोटा करते जाएं, एरिया को बिल्कुल छोटा करते जाएं तो 0 हो जाएगा। अच्छा, और बड़ा करते जाएं तो कितना हो जाएगा, जितना पूरे गोले का सरफेस है यानी कि एरिया है। तो पूरे गोले का एरिया कितना होता है, गोले का बाहर का पूरी सतह का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, r कौन सा आएगा, r ये वाला आएगा, स्मॉल r। क्यों आएगा, क्योंकि हमने भैया ये वाला ही तो लिया है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो यहां पे स्मॉल r ये वाला आएगा। जब ये वाला आएगा तो यहां पे हम कैसे कर देंगे, अच्छा एक सेकंड रुको, यहां पे ये अभी करने से पहले अभी हमें ये भी तो चेक करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चली गई। अच्छा, यहाँ पे जो एरिया लिया है इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, वो यहाँ पे है। तो इसका जो एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट पहले तो ओपन कर लो, तो हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा बराबर कितना है, 0 है। थीटा बराबर 0 हमने निकाल लिया, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। जब कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई हमारी, तो हम सीधा यहां से कितना लिखेंगे, अच्छा तो यहां से फिर लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस। अच्छा, एक बात बताओ, जब छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स लिया हमने वो आया डी फाई,
ठीक है। जब हम पूरे एरिया के लिए फ्लक्स लेंगे तो पूरा नेट फ्लक्स भी आएगा, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई। तो फिर हम लिखेंगे फाई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको हमने बताया था अभी क्या है, ये है हमारा गॉसियन पृष्ठ का एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो ये आप समझ गए। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। इन दोनों को जब हम इक्वल कर देंगे, फर्स्ट इक्वल सेकेंड, तब फिर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो भैया अब क्या करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, ये सब हम पहले से जानते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आओगे तो यहाँ से E बराबर क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख दिया हमने, ये गलत कलर लिख दिए थे। ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो कहाँ आई है, बाहर आई है। अब देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पॉइंट चार्ज के लिए, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जब हमारे पास स्फेरिकल सेल हो यानी कि गोलीय कोष हो, तो उसके जो बाहर बिंदु पी लेते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी, वो भी उतनी थी और ये भी उतनी ही आई है। तो इन तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो उसका मतलब है जब हमारे पास गोला ठोस हो या फिर खोखला हो, इसके बाहर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो एक बिंदु आवेश की तरह ही आएगी। बात समझ में आ रही है। तो बिंदु आवेश के लिए निकाला तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो ठोस गोला है बाहर से में कैसा लगेगा, एक बिंदु की तरह ही लगेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने रफ कर दिया है, थोड़ा सा आप लोग खुद से करके देखना क्या, कि जब ये बिंदु P कहाँ पे आ जाए, इसके सरफेस पर आ जाए। जब इसके सरफेस पर आ जाएगा तो हमें इस वाले गॉसियन पृष्ठ का कोई भी काम नहीं बचेगा। जब इसका कोई काम नहीं बचेगा तो बिंदु P हमने यहाँ बना लिया, ये यहाँ बना लिया, तो गॉसियन सरफेस भी कहाँ बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा गॉसियन सरफेस। इसको हम पहले बता चुके हैं। पहले यदि नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वाला वीडियो देखें, वहाँ पे यदि आप देख लोगे जाकर तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये गॉसियन पृष्ठ हमने बना लिया है। तो गॉसियन पृष्ठ यानी कि बिंदु P और इसके सेंटर के जो रेडियस है वो कैसी है, स्मॉल r। तो स्मॉल r तो क्या है, यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बन जाएगी, सेकंड कंडीशन बन जाएगी कैपिटल R इक्वल स्मॉल r, यानी कि कैपिटल R बराबर स्मॉल r के है। तो आप पूरा जब सॉल्व करोगे तो जब सॉल्व करने पे यहाँ पे जो आएगा फ्लक्स, ये फ्लक्स किसका आता है, ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो गॉसियन पृष्ठ है इसका टोटल एरिया, और गोला है ये, तो गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल r की बराबर क्या है, कैपिटल R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और एक फाई हमारे पास पहले से यहाँ पे था, क्या, इंक्लोज बाई आवेश जो है चार्ज है बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आवेश तो उतना ही रहेगा भैया, आवेश थोड़ा ना कम हो रहा है, आवेश उतना ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दोनों इक्वेशन बराबर करते हैं तो बस यहाँ पे क्या हो जाता है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आता है। तो यहाँ भी Q अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। तो ये सेकेंड वाली कंडीशन है, कब, जब हमारा बिंदु P इसके सरफेस पर हो। अब हमारे पास बची है थर्ड कंडीशन। थर्ड क्या है कि जब जो बिंदु P है वो भैया अंदर ही घुसा चला है, ठीक है, किसके, स्फीयर के अंदर आ जाए। जब स्फीयर के अंदर आ जाएगा तब क्या होगा, तब देखो, अब है थोड़ा खेल, अब थोड़ा सा अच्छे से समझना। ठीक है, ये हो गया। अब ये बिंदु P यहाँ हो गया। अब हम थोड़ा सा चित्र को सफाई से बना देते हैं इस तरीके से, ये थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, साफ सुथरा थोड़ा सा बन जाए, ये इस तरीके से। अब देखो क्या है कि हमने बिंदु P लिया अंदर। अच्छा, ये है सेंटर O। अब हमें पता है इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है स्मॉल r। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, हम बोल चुके हैं जो आवेश है वो अंदर भी एक समान रूप से वितरित है आवेश उसमें। ठीक है, अभी हमने साफ कर दिया जिससे फिगर थोड़ा सा सफाई से दिखाई पड़े। अब हमें क्या करना होता है भैया, अंदर P है तो इसको हम सबसे पहले तो एक गॉसियन पृष्ठ बना दें जो बिंदु P से होकर जाए। एक गॉसियन पृष्ठ बनाना है जो बिंदु P से होकर जाए।
यदि गोला एकदम गोल नहीं बन रहा हो तो आप थोड़ा सा अंडरस्टूड हैं, आप समझ जाएं पहले से ये गोल ही है, वैसे ये गोल बन रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, आवेश क्या है, अब थोड़ा सा समझना अच्छे से। यहाँ पे जो चार्ज था Q वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट था और उसकी मात्रा कितनी थी, Q ही थी। अब क्या है, यहाँ पे हमने इतना सा पार्ट लिया अंदर वाला, तो चार्ज ऐसा नहीं है कि अंदर जो बाहर है वो अंदर आ जाए। अब अंदर जो आवेश तो होगा लेकिन आवेश की मात्रा अलग होगी, यानी कि Q नहीं होगा। Q तो पूरे में है। हमारे पास एक कोई थैले में केले रखे हैं बहुत सारे, हम थैला को थोड़ा सा काट के अलग कर दें तो उतना ही से तो पार्ट आएगा उसमें केले का जितना उतनी एरिया में था, भाषण में आ रही होगी। तो अब क्या है, यहाँ पे आवेश जितना है उसकी मात्रा निकालनी है पहले तो हमें। क्यों निकालनी है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हम जानते हैं उसमें गॉस लॉ में कि जो Q आता है, नेट चार्ज आता है, वो इंक्लोज्ड बाई होता है, इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। तो अब यहाँ पे चार्ज निकालेंगे इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, यानी कि इसके अंदर कितना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इतना सा जो एरिया होगा, इतने से एरिया में हमें इंटीग्रेशन करना है। अब थोड़ा सा समझो, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है। माना कि इसकी जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है, dx है। कितनी है मोटाई, dx। अच्छा, जब बहुत कम हो जाती है मात्रा तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से इसकी जो दूरी बढ़ रही है वो समझ लो x है। कितनी है, x है। ये हमने यहाँ पे x तक ले गए, ठीक है। अच्छा, अब हमें आवेश जो निकालना है, टोटल Q जो है वो टोटल क्या है, Q बराबर, अच्छा इसको करने से पहले एक बात ये देख लो, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी कौन सी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतनिक आवेश घनत्व। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से करते हैं। ठीक है भाई, रो से कर दिया। रो बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, आयतन। तो आयतन यहाँ पे कितना है, जब हमने आवेश कितना लिया है, Q लिया है। जब हमने आवेश Q ले लिया है तब इसका आयतन कितना बन रहा है, तब इसका आयतन बन रहा है Q अपॉन 4/3 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि कैपिटल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। अच्छा, अब देखो ये किसके लिए, ये है पूरे में जब हो। अच्छा, तो ये ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, जो चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो हमेशा जब भी आप देखना, नोटिस करना, पहले भी हम कर चुके हैं कि सभी जगह हम बोलते हैं आवेश एक समान रूप से वितरित है। जब एक समान रूप से वितरित है तो वहाँ पे आवेश घनत्व यानी कि चार्ज डेंसिटी भी बराबर होती है। यानी कि आप यहाँ का इतना एरिया लो, कहीं का भी ले लो, वहाँ पे आवेश की मात्रा समान मिलेगी, समान क्षेत्रफल में। ठीक है, यहाँ पे लेकिन आयतन है तो समान आयतन में बोल देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, अब चार्ज डेंसिटी बराबर है। अब हमें निकालना है कि आप ये सब मेथड ना करो, इंटीग्रेशन ना करो, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये सब नहीं झंझट में पढ़ो और आसान बता दे रहे हैं। यदि पूरे में आवेश की मात्रा Q, यदि इसके अंदर जो छोटा सा पार्ट ले लिया, यदि उसमें आवेश की मात्रा Q1 हो, कितनी है Q1, भाई अलग तो होगा क्योंकि हमने पार्ट छोटा कर दिया, तो अलग तो होगा, आवेश अलग होगा लेकिन आवेश घनत्व तो अलग नहीं होगा। बात समझने वाली है, यहाँ आवेश तो अलग होगा लेकिन आवेश घनत्व तो अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे आवेश की मात्रा कितनी है, Q1 है। तो यहाँ पे आवेश घनत्व तो बराबर होगा, इसलिए हमने रो इसमें भी लिया है। तो अब हो जाएगा Q1 अपॉन V। अब कौन सा V हो जाएगा, V1 हो जाएगा, क्योंकि आयतन अब छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, Q1 अपॉन यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पे R कौन सा आएगा, R भाई अब ये वाला आएगा, क्योंकि ये गॉसियन पृष्ठ वाला ही तो यहाँ पे रेडियस लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल r कर दिया। देखो, यदि इस RQ होता है, यदि एक बार ये समझ में नहीं आया, हो सकता है आपको ये पहली बार पढ़ा है आपने तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप एक बार इसको फिर से देखें। ठीक है, फॉरवर्ड करके रिवर्स करके जैसे देखना हो वैसे आप फिर से देखें तो आपको 100% समझ में आएगा। अच्छा, अब ये आवेश घनत्व बराबर है तो ये इक्वेशन जो है एक दूसरे के बराबर कर देंगे, यानी कि Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इक्वल Q1 अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 बराबर
आर क्यू जो है स्मॉल आर क्यू ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू। तो Q1 बराबर ये आया, Q1 बराबर कितना आया, ये इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि Q1 की वैल्यू निकल आई, हमें इस Q1 से मतलब है जो इसके अंदर आवेश है वो इतना है। अब हम इस सब को हटा देते हैं, बस कितना ले लेते हैं, Q1 ले लेते हैं, ऊपर लिख लेंगे Q1 कितना आया, Q1 आया है Q। देखो ये कंडीशन कौन सी ले रहे हैं हम, थर्ड वाली ले रहे हैं। थर्ड वाली कंडीशन है क्या कंडीशन है, अब जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है, और यहाँ पे Q1 क्या निकला, Q स्मॉल आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये निकला है Q1। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो क्या है, हमें अब लगाना है गॉस लॉ। तो हम गॉस लॉ जानते हैं, फाई बराबर होता है इंक्लोज्ड चार्ज इंक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 है और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की वैल्यू ये पता है Q आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, ये आ गया। इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसके बाद में, नेक्स्ट स्टेप इसके बाद में होता है हमें अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगानी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई बराबर हो जाता है ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये छोटा सा एरिया लिया तो आपने फ्लक्स भी छोटा सा लेना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट जब हटाओगे तो ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो थीटा की वैल्यू होगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये भी 0 ही होगा। यानी कि यहाँ से आवेश है पूरे में, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, और यहाँ का छोटा सा एरिया लोगे तो इसके एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ होगी। यदि आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगी, और यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन भी यहाँ पर होगी। तो दोनों की डायरेक्शन जब सेम मिल रही है हर बिंदु पर, ठीक है, तो क्या हो रहा है ये कि हमारे पास थीटा की वैल्यू सभी जगह 0 है, और यहाँ से हम ये भी देखने को मिल रहा है कि जो ई है वो सभी जगह कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से ये बाहर ही रहेगा ई। अच्छा, थीटा बराबर 0 यहाँ पर लिख देते हैं जिसको पहले से नहीं पता है, तो डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी एस इंटीग्रेशन, और ई हमारा कांस्टेंट है तो ई हमारा बाहर आ जाएगा, तो अंदर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी एस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो एरिया है इसका वो छोटा करते जाओ, बिल्कुल छोटा 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 छोटा, तो कितना हो जाएगा 0, और एरिया को बिल्कुल बड़ा 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 करते जाओ तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसका क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल। तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट आएगी वो कहाँ से, 0 से लिमिट हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो एरिया है, तो हमारे पास इसको इंटीग्रेशन जब सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा, अब फाई बराबर हो जाएगा नेट फ्लक्स बराबर। अच्छा, एक बात यहाँ पे समझो, पहले हमने बताई हो या ना बताई हो, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो क्लोज्ड होता है, तो हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन ऐसा यहाँ पे इंटीग्रेशन में ऐसा हम राउंड छल्ला बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू आर क्यू अपॉन आर। देखो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी आएगा। ठीक है, आर क्यू और साथ में एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे इसको नीचे ले आओगे जब आप, तब देखोगे तो आर स्क्वायर इस आर क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद, ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि तीनों के लिए अलग अलग आ गया। पहले के लिए आया था वो लगभग पहला और दूसरा एक जैसा ही था। ठीक है, अब यहाँ पे ये आया, तो हम तीनों रिजल्ट को एक साथ समराइज कर देते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारे पास ये है
ये सॉलिड स्फीयर है ये एक समान रूप से इसमें आवेश वितरित है और ये नॉन कंडक्टिंग की कंडीशन है। तो तीनों केस के जो ग्राफ एक साथ बनेंगे वो कैसा बनेगा, हम ग्राफ जानते हैं हमारे 2 एक्सेस के बीच में बनेगा। आर यहाँ है, आर की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ से इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, एक समय आर की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि कैपिटल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कैपिटल आर, तो इतनी दूरी मान लिया कि हमने कैपिटल आर पे पहुँच गए, ठीक है। तो क्या है, जब आप यहाँ से 0 से, ठीक है, इसके केंद्र से आप यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक जब आप चलेंगे तब आप देखोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो वेरी कैसे करेगा, आर के, किसके प्रोपोर्शन में, आर के। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, आर कैपिटल जो आर है ये इसकी रेडियस, ये भी कांस्टेंट, वेरी किसके रूप फॉर्म में करेगा, स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है। तो क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आर को ऐसे डॉट डॉट वेक्टर बना दो, यहाँ पे जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, वो कैसी करेगी, एक सरल रेखा में, ठीक है, एक सरल रेखा में यानी कि लाइन की तरह। इसके बाद डिक्रीज होगा तो हमारे पास रिजल्ट जो मिला था इसके बाहर सरफेस पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसमें 1/r² होता है। आप थोड़ा सा पीछे देखना, ठीक है। तो 1/r² का ग्राफ हमने कल बताया था कैसे डिक्रीज होता है, ये धीमे धीमे ऐसे डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, सॉरी ये थर्ड है, ये थर्ड कंडीशन है, और यहाँ पे मिलेगी सेकंड कंडीशन, यहाँ पे मिल रही है ये फर्स्ट वाली कंडीशन। तो ये इस तरीके से डिक्रीज कर जाएगा, ये ग्राफ ये इस तरीके डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा हो सकता है जो नेक्स्ट वीडियोस में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होंगे, यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनसीईआरटी की बुक से ही करवाएंगे जो न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।